नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत को अपनी बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए अगले 10 वर्षों में 10 मिलियन प्रशिक्षुताओं की जरूरत होगी। मिस्र ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी की। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह की नई तस्वीरें ली हैं। आनुवांशिक संसाधनों के डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के उपयोग के लिए आम सहमति की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय ने अविवाहित महिलाओं के लिए गर्भपात की अलग अलग अवधि का विरोध किया है। और उच्चतम न्यायालय ने बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत को अपनी बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए अगले 10 वर्षों में 10 मिलियन प्रशिक्षुताओं की जरूरत होगी। विशेषज्ञों ने भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए प्रशिक्षुताओं की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया है। इससे कार्यबल के कौशल विकास या पुनः कौशल प्रदान करने में मदद मिल सकती है। दरअसल प्रशिक्षुता एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें एक कंपनी किसी व्यक्ति को शुरू में प्रशिक्षु के तौर पर रखती है। ये प्रशिक्षु एक छोटी अवधि के लिए आरंभिक या सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है और इसके बाद वो नौकरी के रूप में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण नियमावली, सुव्यवस्थित अभिशासन संरचना, प्रशिक्षुताओं के लिए कल्याण कार्यक्रम और विश्वविद्यालयों में अध्यापन पद्धति में बदलाव से भारत अगले 10 वर्षों में 10 मिलियन प्रशिक्षु तैयार कर सकेगा। आपको बता दें कि वर्ष 2020-21 में बेरोजगारी दर 3.3% थी। इसे देखते हुए यदि देश में प्रत्येक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एक भी प्रशिक्षु को नियुक्त करता है तो एमएसएमई क्षेत्र 25 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को तैयार कर सकता है। हालांकि वास्तविक स्थिति देखें तो अभी भी केंद्र सरकार के 339 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से केवल 150 ही प्रशिक्षुओं को नियुक्त करते हैं। कम प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो सूचना की कमी है। कंपनियों को बोझिल नियमों का पालन करना पड़ता है। अभिशासन संबंधी संरचना काफी जटिल होती है, यानी गवर्नेंस के स्तर पर कई सारी हायरार्की होती है, कई सारी समस्याएं होती हैं जिस वजह से प्रशिक्षुओं को नियुक्त नहीं किया जाता है। इसके अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण की जगह शैक्षणिक पृष्ठभूमि को वरीयता दी जाती है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कोई व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही उत्तम व्यक्ति है लेकिन उसको सिलेक्ट ना करके ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाए जिसने उस व्यवसाय में डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया हुआ है। और ऐसा अमूमन होता है कि ऐसे लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण का अनुभव नहीं होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई पहलें आरंभ की हैं, जैसे कि राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही है, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की घोषणा की गई है और प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 लागू किया गया है। हालांकि प्रशिक्षुता से जुड़ी कई प्रमुख चिंताएं भी हैं, जैसे कि सस्ते श्रम की वजह से प्रशिक्षुताओं को नियोक्ताओं से पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाती है, आगे बढ़ने के लिए अवसरों की कमी होती है और जरूरत के अनुरूप नए कौशल प्रशिक्षण के लिए भी अवसर नहीं दिया जाता है। मिस्र ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया। भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंध 18 अगस्त 1947 को स्थापित हुए थे। तो आइए अब आपको बताते हैं भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय संबंधों के कई आयामों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक संबंधों की। भारत और मिस्र दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य हैं। दूसरी बात है कि दोनों देशों ने वर्ष 1955 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा वर्ष 1983 में भारत मिस्र संयुक्त आयोग की स्थापना की गई थी। आर्थिक दृष्टि से देखें तो वर्ष 2021-22 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 7.26 अरब अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस दौरान भारत मिस्र के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार भी था और मिस्र भी भारत के लिए सबसे बड़े निवेश गंतव्यों में से एक है। वहीं भारत और मिस्र के रक्षा संबंधों की बात करें तो वर्ष 2006 में संयुक्त रक्षा समिति गठित की गई थी। दोनों देशों के बीच डिजर्ट वॉरियर अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारतीय नौसेना के पोत मिस्र के पत्तनों पर पोर्ट कॉल सुविधा प्राप्त करते हैं। भारत और मिस्र के संबंधों के महत्व की बात करें तो पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों के साथ चीन के बढ़ते संबंधों को देखते हुए मिस्र के साथ भारत के संबंध महत्वपूर्ण हैं। दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए एक साझा आधार प्रदान करते हैं और मिस्र के साथ संबंधों से भारत अब्राहम फ्रेमवर्क को मजबूती मिलती है। ये फ्रेमवर्क भारत, इजराइल और
संयुक्त अरब अमीरात के बीच रणनीतिक हितों में समन्वय को बेहतर कर रहा है। साथ ही मिस्र अफ्रीका में भारत की विकासात्मक भूमिका के लिए आधार प्रदान करता है। इसके अलावा मिस्र ने घरेलू मोर्चे पर कट्टरपंथी इस्लाम को नियंत्रित करने के लिए भारत से मदद मांगी थी। इस तरह से भारत और मिस्र के संबंध दोनों देशों के चहुमुखी विकास में मदद कर रहे हैं। और आइए अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। ये खबर है अंतरिक्ष क्षेत्र से। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह की नई तस्वीरें ली हैं। बृहस्पति की नई तस्वीरों में विशाल तूफान, रंगीन ऑरोरा यानी ध्रुवीय ज्योति, धुंधले वलय और इसके दो छोटे उपग्रह अमाल्थिया और एड्रोस्टिया की तस्वीरें ली हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक अवरक्त मुख्य वेधशाला है। ये वेधशाला नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। इसका मुख्य लक्ष्य है ब्रह्मांड के इतिहास को उजागर करना और ब्रह्मांड का अध्ययन करना। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो ये क्रम में सूर्य से 5वां ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। इसके कई वलय हैं, लेकिन शनि ग्रह के विपरीत बृहस्पति के वलय बहुत धुंधले हैं और धूल से बने हैं, न कि बर्फ से। सौरमंडल में बृहस्पति का दिन सबसे छोटा होता है। यहाँ दिन केवल 10 घंटे का होता है। बृहस्पति ग्रह के 79 उपग्रह हैं, जबकि शनि के सर्वाधिक 82 उपग्रह हैं। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रह हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। बृहस्पति पर विशाल लाल धब्बे जैसे बड़े तूफान मौजूद हैं, जो सैकड़ों वर्षों से सक्रिय हैं। हाल ही में 3 छोटे अंडाकार धब्बे विलय के बाद छोटे लाल धब्बे बन गए और इसका आकार बड़े लाल धब्बे के आकार का लगभग आधा था। आपको बता दें कि बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र भी उसके ध्रुवों पर आकर्षक ऑरोरा उत्पन्न करता है। ऑरोरा ऊपरी वायुमंडल के परमाणुओं के साथ सौर पवन के ऊर्जावान कणों से संपर्क की वजह से होता है। आनुवांशिक संसाधनों के डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के उपयोग के लिए आम सहमति की जरूरत है। डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन की सर्व स्वीकार्य परिभाषा का अभाव है। ये वास्तव में आनुवांशिक सामग्री की सीक्वेंस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध जानकारी है। ये जानकारी प्रत्येक जैविक संसाधन को विशेष बनाती है। डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन टीका विकसित करने में मदद करती है। चीन द्वारा अपलोड की गई SARS-CoV-2 जीनोम की डिजिटल कॉपी तक खुली पहुंच से शोधकर्ता रिकॉर्ड समय में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने में सक्षम हो सके थे। इसके अलावा आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने में DSI की भूमिका है। साथ ही पारिस्थितिक तंत्र अनुसंधान में, पादप कीटों की पहचान करने में और जीन के दोषों को दूर करने में तथा जीवों की पहचान करने में डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन का काफी महत्व है। हालांकि DSI से संबंधित लाभ को साझा करने में कई बाधाएं हैं, जैसे कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र और कानून का अभाव है और इस वजह से देश DSI को सार्वजनिक करने और स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराने में अनिच्छा दिखाते हैं। वर्तमान में DSI पर पहुंच और लाभ साझाकरण यानी ABS संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय और इसके नागोया प्रोटोकॉल के तहत एक प्रावधान है। जैव विविधता से समृद्ध विकासशील देशों की अपनी चिंताएं हैं। उनके अनुसार DSI की किसी भी कमी का फायदा उठाकर विकसित देश उनके संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। हालांकि DSI से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए कई उपाय भी किए गए हैं, जैसे कि बहुपक्षीय लाभ साझाकरण तंत्र के तहत एक निधि की स्थापना की जानी चाहिए। इसका संचालन वैश्विक पर्यावरण सुविधा के तहत होना चाहिए। ये निधि जैव विविधता के संरक्षण और इसके सतत उपयोग को बढ़ावा देगी। इसके अलावा सीक्वेंस से जुड़े मेटा डेटा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा शोधकर्ताओं के लिए भी विशेष पहचान की जानी चाहिए। नागोया प्रोटोकॉल के तहत वैश्विक लाभ साझाकरण को अपनाने वाली एक बहुपक्षीय व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन कैसे सृजित की जाती है। DSI सृजित करने के लिए जैविक सामग्री के एक छोटे से नमूने की जरूरत होती है और उसके बाद जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है उसमें एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके आवश्यक अणु को अलग किया जाता है, जैसे कि DNA, RNA या फिर प्रोटीन। और इसके बाद अणुओं के निर्माण खंडों और उनके क्रम को निर्धारित करने के लिए रासायनिक और भौतिक विधियों का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद कच्चे डेटा को साफ किया जाता है और तुलना के लिए अन्य सीक्वेंस का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण में कंप्यूटर एल्गोरिदम और वैज्ञानिकता विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है और इसके बाद विश्लेषण और संबंधित डेटा के इस परिणाम को डेटाबेस या जनरल रिपोजिटरी में प्रकाशित किया जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने अविवाहित महिलाओं के लिए गर्भपात की अलग अलग अवधि का विरोध किया है। उच्चतम न्यायालय की राय है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी एक विधवा या तलाकशुदा महिला के समान अनचाहे गर्भ को समाप्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने ये राय गर्भ का चिकित्सकीय समापन यानी MTP अधिनियम 1971 के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान व्यक्त की। याचिका के तहत एकल महिलाओं के लिए गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति के लिए 20 सप्ताह की सीमा के प्रावधान को चुनौती दी गई है। MTP नियम 2003 में एक विशेष अंतर मौजूद था। इसमें उन महिलाओं को उनके 24 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी गई थी जिनकी गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव आता है, जैसे कि विधवा हो जाना या फिर तलाक हो जाना। हालांकि अविवाहित महिलाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि गर्भपात पर अगर भारत में कानून की स्थिति देखें तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 गर्भवती महिला द्वारा स्वैच्छिक गर्भपात को भी अपराध ठहराती है, भले ही उसकी सहमति से गर्भपात कराया गया है। हालांकि महिला के जीवन पर खतरे की स्थिति में गर्भपात की अनुमति है। MTP अधिनियम 1971 के तहत गर्भपात के नियमों को उदार बनाया गया है। इसके तहत कुछ शर्तों के अधीन और निर्धारित अवधि के भीतर चिकित्सक द्वारा गर्भ के समापन की अनुमति दी जाती है। MTP अधिनियम 2021 ने गर्भपात के लिए अवधि का विस्तार किया है और इस तरह से सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुँच को बढ़ाया है। इस अधिनियम के तहत 20 सप्ताह तक के गर्भ के समापन के लिए एक चिकित्सक की राय और 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ के समापन के लिए 2 चिकित्सकों की राय को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा बलात्कार पीड़िता, नाबालिगों सहित कई श्रेणियों के लिए भी 20 से 24 सप्ताह के गर्भ के समापन की अनुमति है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। ये कानून बेनामी लेन देन को प्रतिबंधित करने और बेनामी रूप में रखी गई संपत्ति की वसूली या जब्ती के लिए वर्ष 1988 में पारित किया गया था। हालांकि कानून के कार्यान्वयन के लिए नियम, विनियम और प्रक्रियाएं नहीं बनाई जा सकी हैं और इस कारण से ये अभी तक अप्रभावी बना हुआ है। बेनामी लेन देन से मतलब है ऐसे किसी भी लेन देन से जिसमें किसी व्यक्ति की संपत्ति का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए या उपलब्ध कराए गए प्रतिफल के लिए किया जाता है। बेनामी लेन देन का उपयोग कर से बचने, गोपनीयता बनाए रखने और बेहिसाब धन कहीं और निवेश करने के लिए किया जाता है ताकि संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व को छुपाया जा सके। वर्ष 2016 के संशोधन ने बेनामी लेन देन के दायरे और दंड का विस्तार किया था। इसने बेनामी लेन देन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान भी जोड़ा था। और आइए अब बात करते हैं इस निर्णय से जुड़े निष्कर्षों के बारे में। वर्ष 1988 के अधिनियम की धारा 3 के उपबंध 2 यानी 2016 के अधिनियम के अनुसार भी ये मनमानी प्रकृति की है। इस कारण यह असंवैधानिक है। ये संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन करती है। यह अनुच्छेद संबंधित कानून पारित होने की तारीख से पहले किए गए अपराध के लिए दंडित करने से रोकता है। धारा 5 के तहत वर्ष 2016 के दंडात्मक संशोधन पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होंगे। वर्ष 2016 के संशोधन अधिनियम की धारा 5 किसी भी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देती है जो कि बेनामी लेन देन से जुड़ी है। इसके अलावा वर्ष 1988 से वर्ष 2016 के बीच के लेन देन के लिए अभियोजन या जब्ती की कार्रवाई को रद्द कर दिया गया है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। वाणिज्य विभाग का पुनर्गठन। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रीस्ट्रक्चरिंग डोजियर जारी किया है। इसका उद्देश्य भारत को विश्व व्यापार में एक प्रमुख वैश्विक अभिकर्ता बनाने के लिए तैयार करना है। ये पुनर्संरचना 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना, बहुपक्षीय संगठनों में नेतृत्वकारी भूमिका अपनाना, व्यापार का लोकतंत्रीकरण करना, वैश्विक चैंपियनों के रूप में 100 भारतीय ब्रांडों की रचना करना। इसके अलावा विनिर्माण आधार को मजबूत करने और भारत में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए भारत में आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करना। विदेशी निवेश नियम और विनियम अधिसूचित किए गए। वित्त मंत्रालय ने भारतीयों द्वारा विदेशी निवेश के लिए नए मानदंडों को अधिसूचित किया है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी किए गए। इन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत अधिसूचित तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित किया जाता है। इनमें विदेशी निवेश और भारत के बाहर अचल परिसंपत्ति के अधिग्रहण और हस्तांतरण से संबंधित सभी मौजूदा मानदंडों को शामिल किया गया है। इन नए अधिसूचित मानदंडों से घरेलू
कॉर्पोरेट्स को विदेशों में निवेश करने में आसानी होगी। ये जांच एजेंसियों और विनियामकों की जांच पड़ताल का सामना करने वाले ऋण चूककर्ताओं और अन्य के लिए देश के बाहर धन का अंतरण करना कठिन कर देंगे। इसके अलावा इससे व्यवसाय करने में भी सुगमता आएगी। कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM की उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मिसाइल है। VLSRSAM पोत पर तैनात की जाने वाली हथियार प्रणाली है। ये सी स्किमिंग करने वाले लक्ष्यों सहित सीमित दूरी के विभिन्न हवाई खतरों को निष्प्रभावी कर सकती है। मिसाइल को 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर और लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर हमला करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन अस्त्र मिसाइल पर आधारित है, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। VLSRSAM की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि इसके क्रूसीफॉर्म विंग्स हैं, यानी कि ये एक स्थिर वायु गतिकीय स्थिति प्रदान करते हैं, और इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग है। ये अपने इंजन नियंत्रण से थ्रस्ट की दिशा बदलने का कार्य करती है। इसके अलावा इसमें कनस्त्रीकृत प्रणाली है। इसका मतलब है कि इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंपार्टमेंट में भंडारित और वहीं से संचालित किया जाता है। अगला है ब्रह्मोस मिसाइल। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी सीमा में ब्रह्मोस मिसाइल के लापरवाही पूर्वक दागे जाने के आरोप में भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारियों को बर्खास्त किया है। ब्रह्मोस भारत और रूस का एक संयुक्त उद्यम है। इसे सतह और समुद्र आधारित लक्ष्यों के खिलाफ जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR के दायित्वों के अनुसार इस मिसाइल की सीमा मूल रूप से 290 किलोमीटर थी, लेकिन वर्ष 2016 में MTCR में भारत के प्रवेश के बाद इसकी सीमा को अब 350 से 400 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। टोमेटो फ्लू। केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और ओडिशा राज्य में टोमेटो फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में बुखार, जोड़ों में दर्द और शरीर पर लाल रंग के टमाटर जैसे चकत्ते आदि शामिल हैं। ये आमतौर पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले वयस्कों को प्रभावित कर रहा है। ये एक वायरस जनित रोग है। इसमें कोविड-19 के समान लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन ये SARS-CoV-2 से संबंधित नहीं है। इस बीमारी के लिए भी अभी तक कोई विशेष उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस प्रोजेक्ट। भारत और चीन के बीच तनाव सिंह परियोजना में शामिल भारतीय वैज्ञानिकों को चिंतित कर रहा है। सिंह भारतीय तारा भौतिकी संस्थान और रूसी विज्ञान अकादमी के बीच एक सहयोग है। ये तियांगोंग के लिए पेलोड डिजाइन करने पर केंद्रित है। सिंह मुख्य रूप से एक स्पेक्ट्रोग्राफ को भेजने और उसकी अवस्थिति से संबंधित है। स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो पराबैंगनी विकिरण का अध्ययन करने के लिए प्रकाश को घटक आवृत्तियों और तरंग दैर्ध्य में विभाजित करता है। श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ्स। भारतीय वैज्ञानिकों के एक हालिया अध्ययन के मुताबिक एक श्वेत वामन और उसके साथी तारे की ब्रह्मांडीय धूल का अध्ययन जीवन की शुरुआत के रहस्यों को उजागर कर सकता है। श्वेत वामन वो तारे हैं जिन्होंने अपनी संपूर्ण हाइड्रोजन का दहन कर लिया है। ये तारे हाइड्रोजन का परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग करते थे। ब्रह्मांडीय धूल विभिन्न तत्वों से बनी होती है। इन तत्वों में कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा और हाइड्रोजन तथा हीलियम से भारी अन्य परमाणु शामिल होते हैं। ये वो सामग्री है जिसे ग्रह और प्राणी बने हैं। साथ ही ये तारों के निर्माण के लिए भी जरूरी है। हंगर स्टोन, चट्टान के खंड जिन पर कुछ संकेताक्षर उकेरे गए हैं। यूरोप में पड़े विनाशकारी सूखे के कारण वहां की नदियों के जलस्तर में गिरावट हो रही है। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये 500 वर्षों में सबसे खराब स्थिति सिद्ध हो सकती है। जलस्तर में इस गिरावट के कारण कई स्थानों पर हंगर स्टोन सहित लंबे समय से छिपी हुई कलाकृतियां सामने आई हैं। हंगर स्टोन मध्य यूरोप की कुछ नदियों में पाए गए प्री इंस्ट्रूमेंटल युग के हाइड्रोलॉजिकल स्मारक हैं। ऐसा माना जाता है कि ये स्मारक ऐतिहासिक सूखे के दौरान नदी के स्तर को चिन्हित करने से संबंधित थे। साथ ही ये भावी पीढ़ियों को अकाल तथा उनके बाद आने वाली कठिनाइयों के बारे में चेतावनी देते थे। इनके अनुसार इन स्मारकों के फिर से दिखाई देने पर अकाल जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। और आइए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों की। आजकल चर्चा में है संस्कृति संक्रमण यानी एक्लचुएशन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें एक संस्कृति का व्यक्ति
या समूह दूसरी संस्कृति के संपर्क में आता है और साथ ही अपनी मूल पहचान को बनाए रखते हुए दूसरी संस्कृति के मूल्यों और प्रथाओं को अपनाता है। इस शब्द को अमेरिकी भूविज्ञानी जॉन वेस्ले पॉवेल ने 1880 में सृजित किया था। समाजशास्त्री संस्कृति संक्रमण को दो तरफा प्रक्रिया के रूप में समझते हैं। इसका अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समूह के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है। भारत में इसे कई स्थापत्य शैलियों जैसे कि केरल में ईसाई चर्चों में हिंदू स्थापत्य शैली के चिन्ह हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थों, मूर्तियों आदि में देखा जा सकता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। अन्ना मणि। गूगल डूडल ने भारतीय भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी अन्ना मणि को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनका जन्म केरल में हुआ था। इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज और इंपीरियल कॉलेज लंदन से पढ़ाई की थी। इन्हें वेदर वुमेन के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने मौसम संबंधी उपकरणों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और साथ ही सौर विकिरण, वायुमंडलीय ओजोन और पवन ऊर्जा मापन पर शोध किया था तथा पत्र प्रकाशित किए थे। वो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संघ, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी आदि सहित अनेक संगठनों की सदस्य थी। अन्ना मणि वर्ष 1976 में भारत मौसम विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुई थी। अन्ना मणि दृढ़ता, निरंतरता, समर्पण और लोक सेवा की प्रतिमूर्ति थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।